आप देख रहे हैं आरजेस रियल टॉक का आज का हमारा यह बिल्कुल नया एपिसोड। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि आरजेस रियल टॉक वास्तव में केवल एक रियल टॉक है ऐसे लोगों के साथ जो जमीन से जुड़े हैं, जो आम लोगों के लिए काम करते हैं, जो समाज के लिए एक नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। हम किसी सेलिब्रिटीज के चक्कर में नहीं पड़ते ताकि हमारा शो प्रसिद्ध हो सके। हमें आपको वह दिखाना है जो आप देखना चाहते हैं। समाज के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्तित्वों से हम आपका लगातार परिचय करवाते रहे हैं और आज के इस एपिसोड में भी हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन संघर्षों के ही साए में गुजरा है। इनका कहना है कि मेरे पास शब्द थी, आवाज थी, सोच थी, पर बाजी वो मार ले गए जिनके पास चापलूसी थी। जी हाँ दोस्तों, इस कोटेशन के साथ, इस कोटेशन को हमेशा अपने मन में, अपनी भावनाओं में छुपाए रखने वाले बीना के कांग्रेसी नेता प्रदीप राय, जो कि नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और राजनीति में कई पदों पर ये आसीन रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रदीप राय जी से। भाई साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, एक लंबा समय हो गया है, हम सोच रहे थे आपसे बात करें, चर्चा करें। माहौल ऐसे रहे, परिस्थितियां ऐसी रहीं कि आपसे मिल नहीं पाए। और जैसा कि आज की पत्रकारिता का एक दौर चल रहा है कि लोग आपसे, आपके पास जो जानकारियां वो निकाल लेते हैं और फिर बाद में उन जानकारियों की सौदेबाजी कर लेते हैं। ऐसा चल रहा है। हम तो आपका कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा ना हो कि हम किसी कार्यक्रम में जाएं, शो में जाएं और जो बात हम कहना चाहते हैं वो कट जाए। तो हम आपको और अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि आरजेस रियल टॉक में जो भी बात आज प्रदीप राय भाई साहब यहां से कहेंगे वह ज्यों की त्यों आपके पास पहुंचाई जाएगी। ये हमारा आपसे वादा है। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक संघर्ष रहा है, आप किन किन राजनीतिक पदों पर रहे हैं या आप कब कब जनप्रतिनिधि बने हैं, इस दौरान आपके संघर्ष की कहानी कैसी रही है? राजेश जी, आज आपने अपने स्टूडियो में हमें बुलाया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी संपूर्ण टीम को, आपके मीडिया परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से आपने एक बात बहुत सटीक बोली है कि जिस तरीके से आज समाज में वर्तमान राजनीति को लोग एक घृणित दृष्टि से देखने लगे हैं, इसी प्रकार कुछ मीडिया कर्मियों के कारण समाज का मीडिया पे से भी विश्वास उठ गया। हम जो समाज में कहना चाहते हैं वो आज मीडिया दिखा नहीं पाता और निश्चित रूप से उसमें काट छांट करके और अपनी तरफ से कुछ नमक मिर्ची मिला के वो परोस देते हैं समाज के लिए, जो समाज उसे चखना भी नहीं चाहता। तो आज आपने एक बात कही, हमें अच्छा लगा और मैं भी ये आशा और उम्मीद रखता हूं कि जितना मैं बोलूं उतना कम से कम आप समाज को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये हमने वादा कर दिया आपने जी, और मुझे विश्वास भी है कि आप अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। और अच्छी बात है। सबसे पहली चीज, मेरे राजनीतिक जीवन का सफर 83-84 में शुरू हो गया था, जब मैं अपनी छात्र राजनीतिक जीवन में प्रथम वर्ष के लिए फर्स्ट ईयर में मैंने बीना डिग्री कॉलेज में प्रवेश लिया था। उस समय की बीना की राजनीति में एक ऐसे कद्दावर नेता हुआ करते थे जो हमारे आज भी सब कुछ है, वो आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन मैं अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में मरणोपरांत तक मैं उनको ना भूल सकता हूं, ना भुला पाऊंगा। और मैं तो अपनी एक पीढ़ी परिवार से भी ये कह के जाता हूं कि उस परिवार ने जो कुछ राजनीति से हटके हमें दिया, इस शहर में पहचान दी, नाम दी, और समय परिस्थिति मुसीबतों में आज भी वो परिवार व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से तो अब खैर परिवार ज्यादा नहीं है, लेकिन वो करता है, स्वर्गीय सुधाकर राव जी बापट, वो हमें राजनीति में लेके आए थे।
और उनका जो राजनीति करने का तरीका था, मुझे पूरा विश्वास है कि बिना विधानसभा क्षेत्र के वो लोग जिनने उस समय के उनकी प्रशासनिक राजनीतिक कार्यशैली देखी है, वो कभी नहीं भुला सकते। नई जनरेशन 10, 15, 20 साल पुरानी जो हो गई, जो आज नए मतदाता बन गए, उनने उनका वो राजनीतिक प्रशासन नहीं देखा था, तो वो नहीं समझ सकते हैं। तो वो हमें राजनीति में लेके आए थे। और 86-87 में मैं उनके पैनल से पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। मोतीलाल जी वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और वो छात्र संघ का आखिरी चुनाव था। उसके बाद डायरेक्ट छात्र संघ के चुनाव होना बंद हो गए। तो उस समय जो है, मैं उनकी पैनल से सचिव पद का चुनाव लड़ा था। और उस समय मेरे आज जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं इंदर यादव, वो उस समय अध्यक्ष का चुनाव जीते थे। वो मेरे अंगेस्ट पैनल से लड़े थे, क्योंकि वो कांग्रेस समर्थक थे। और जो जितेंद्र भौरे जी हैं, वो उस समय उपाध्यक्ष का चुनाव जीते थे। आजकल बदवा भवन में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। मैं सचिव पद का चुनाव जीता था, और मेरे आज जो सहयोगी हैं पीपी नायक जी, वो सह सचिव पद का चुनाव जीते थे। 4 लोगों की छात्र संघ जीती थी, और ये आखिरी चुनाव था। उसके बाद से छात्र संघ चुनाव बंद हो गए थे। उस छात्र संघ चुनाव के बाद एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधाकर राव जी बापट जब एनुअल फंक्शन, महाविद्यालय के एनुअल फंक्शन में आए, और उनने जब शपथ विधि समारोह था वो, तो आए, और उस कार्यक्रम में उन्होंने जब मुझे बोलने का मौका मिला, और उनने जब मुझे अपनी स्पीच में सुना, तो वो प्रभावित हुए। क्योंकि उसके पहले उनकी पैनल से तात्पर्य उनके पुत्र संजय बापट जी थे। वो छात्र संघ की राजनीति करते थे, और वो ही लड़ाते थे। तो वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद उनकी ऐसी मंशा बनी कि वो मुझे राजनीति में लेके आए, और राजनीति में देने के लिए उनके प्रयास रहे। चूंकि हमारा पारिवारिक बैकग्राउंड कभी भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा, एक सामान्य वर्ग के रहे हैं। और हमारा और हमारे बड़े पिताजी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, वो सभी सर्विस वाले रहे। मैं आपको बता दूं राजीव जी, मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे, भारतीय सेना में वो पायलट रहे, एक फौजी थे। अनुशासन में रहना, समय सीमा पे काम करना उनका सबसे पहला उद्देश्य था, और उसी दिशा निर्देश पे हम चलते हैं। उनका बहुत प्रयास रहा था कि मैं भी फौज में आऊं, लेकिन समय परिस्थितियां इंसान के बस में नहीं रहती। ईश्वर को जो तय रहता है, मैं किसी कारणवश फौज में नहीं जा पाया, लेकिन वो अनुशासन और समय की महत्व समझते हुए राजनीति में आ गया। और एक किस्सा मैं आपको सुना दूं राजेश जी। सुनाना इसलिए है कि कई ऐसी चीजें रहती हैं जो वक्त बीत जाता है, लेकिन यादें बरकरार रहती हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरा ये किस्सा आज आपके दर्शक जहां जहां भी जो भी देख रहा है, वो ही देखें कि फूल जब खिलता है, तो उसकी खुशबू तो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है और सूंघना पसंद करता है। लेकिन उस फूल को खिलने के पहले उन कांटों के बीच, उस भंवरे से बच के, उन माली बाग में तोड़ने वाले लोगों से बच के, जब वो पूरी अपनी निखार पे आता है और वो अपनी खुशबू बिखेरता है, तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन खिलने के पहले वो किस किस दौर से गुजरा, वो शायद नहीं दिखता है। मेरे राजनीतिक जीवन की जो भी शुरू, जब मैं सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, तो मेरे पिताजी को नहीं मालूम था, मेरे बड़े भाई हैं जो, उन्हें मालूम था, उनकी भूमिका थी। तो जब जलूस मेरे घर आया, तो ढोल ढमाके बन के जीत कर सेक्रेटरी का 86-87 में, तो मेरे फादर घर के बाहर थे। तो छात्र संघ चुनाव उस समय ऐसे हुआ करते थे जो आज विधानसभा के चुनाव थे, ऐसे ही पैटर्न पे हुआ करते थे। तो जब जलूस घर पे आया, तो हमारे कुछ दोस्त थे, वो हमसे जलूस से पहले मेरे घर पहुंच गए। तो पिताजी बाहर थे, तो उन्होंने कहा, अंकल जी प्रदीप आ रहा है, जलूस आ रहा है घर पे। तो हमारे पिताजी ने उनसे पूछा, उन दोस्तों ने मुझे बताया, मेरे पिताजी ने पूछा क्यों ऐसा, उसने क्या कर दिया, जलूस क्यों आ रही है, क्या है? तो कह लगे नहीं, वो प्रदीप चुनाव जीत गया। कह लगे प्रदीप काय का चुनाव जीत गया? कह लगे छात्र संघ का। तो उनने हमारे मित्रों से तो कुछ नहीं कहा है। आया तो मेरी मदर आई, मदर ने माला पहना दी। भाई साहब थे, भाई साहब को पूरी मालूम थी। तो जो हमारे फादर थे, उनको बड़ा अचरज हुआ कि ये चुनाव लड़ गया। तो रात में फिर 10, 11, 12 बजे तक हम घर पहुंचे, सो गए। सुबह हमारे पिताजी इंतजार करने लगे कि ये कब उठे। तो ज्यादा थकाने के कारण
सुबह 9-10 बजे तक नहीं उठे। तो हमारी मम्मी से पिताजी ने बोला उसको उठाओ। तो मम्मी ने हमारा पक्ष लिया कि नहीं, वो थका है, सोने दो, जब उठना होगा उठ जाएगा। तो हमारे फादर जी और मम्मी पे भी नाराज हुए, कह लगे ये जिस दिशा में चल रहा है वो दिशा सही नहीं है, इसको उठा, मुझे बात करना है। तो हमारी मम्मी ने डर के हमें उठाया और बोला पिताजी बुला रहे हैं। तो हम आंखें मीड़ते हुए इस खुशी में उठे थे कि शायद पिताजी को प्रसन्नता होगी, शाबाशी देंगे। शाबाशी देंगे कि तुम इतना बड़ा चुनाव लड़ के और जीत के आए हो लेके। तो मैं बता दूं, कहने का विषय नहीं है, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रहता है कि जब तक आपको सही दिशा जब ही मिलेगी जब आप कागज पे स्केल रख के उस लकीर को खींचोगे। और अगर कोई मानव है या जानवर भी है, जब तक आप उसको लकड़ी बता के सही दिशा नहीं है, पहले छोटे में बच्चे भी पढ़ते थे तो बहुत पिटाइयां होती थी। तो हमारे घर के एक कोने में पिताजी की एक छड़ी, जो आर्मी की डंडा रहता वो रखा रहता था, और कभी कभी तो वो बिना बात के भी हमें बजा दिया करते थे। इसलिए कि उनको हमारी मानसिकता थी कि ये शायद आगे जाके कोई ऐसे माहौल में बिगड़ नहीं जाए, इसलिए इसको समय समय पर बुलाकर। तो जैसे ही हम आंखें मीड़ते हुए खुशी प्रसन्न मुद्रा में गए और उनके चरण स्पर्श किए, तो उनने बिना बात किए वो छड़ी से हमें पीटना शुरू कर दिया। और उनके मुंह से केवल एक शब्द थे, जब हमारी आवाज सुन के हमारी मम्मी आई, कि मैंने तुझे महाविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजाया है, तू वहां पे जाके नेतागिरी करने लगा, तू चुनाव लड़ गया। क्योंकि इस विषय को लेकर हमारे फादर को भले ही नहीं मालूम था, लेकिन भाई को मालूम था। हमारे भाई ने बीच में एंट्री की और समझाया कि नहीं, उधर छात्रों का ये कहना था कि चुनाव लड़ाना प्रदीप को जरूरत है। तो मेरी राजनीतिक शुरुआत तो हुई, लेकिन परिवार ने, पिताजी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। लेकिन उसके बाद फिर स्वर्गीय सुधाकर राव जी बापट जी का संदेश आया। उस संदेश के अनुरूप फिर उनने हमारे फादर को कन्वेंस किया, और कन्वेंस के बाद उन्होंने बताया कि इसकी सोच, इसकी विचारधारा, इसकी भाषा शैली, इसकी कार्यशैली इसको राजनीति में बहुत आगे ले जाएगी, और मैं ये चाहता हूं आप अपने इस पुत्र को मेरे हवाले कर दें, मैं इसको भटकने नहीं दूंगा, ये कहीं ना कहीं बीना के हित के लिए काम करेगा। बहुत बढ़िया। और उस समय हमारे पिताजी जो थे वो कन्वेंस हुए, और वहां से मेरा राजनीतिक दौर शुरू हुआ। और फिर 99 में मुझे बापट जी ने चुनाव लड़ाया, मैं सिब्बाट से पार्षद का चुनाव जीता, फिर मुझे नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाया, फिर जब तक वो विधायक रहे लंबे समय तक मैं उनका विधायक प्रतिनिधि रहा हूँ। फिर 2009 में एक बार फिर से मुझे पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिला, सिब्बाट से मैं फिर लड़ा, उपाध्यक्ष का चुनाव फिर फाइट किया, लेकिन किसी कारणवश दोनों बराबर वोटें आई पार्षदों की, और पर्ची में मैं हार गया। लेकिन हार जीत का फैसला मतलब अलग होता है राजनीति में। संगठन में भारतीय जनता पार्टी के, आपने बोला कि राजनीति में भी कहां कहां किन किन पदों पर आए, तो राजनीति में मैं युवा मोर्चा का वार्ड अध्यक्ष रहा एक समय, जब युवा मोर्चा को कोई जानता नहीं था। फिर मैं युवा मोर्चा का नगर अध्यक्ष रहा, फिर मैं जो है जिला उपाध्यक्ष रहा सागर जिले का भारतीय जनता मोर्चा में। प्रदेश में जो है भोपाल में प्रदेश कार्यालय मंत्री रहा, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ में प्रदेश वर्किंग कमेटी का सदस्य रहा, सागर जिले का युवा मोर्चा का प्रभारी रहा, बहुत पदों पर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और भारतीय जनता पार्टी ने मेरे से बहुत कुछ छीना है। आज अगर सबसे ज्यादा मुझे किसी चीज का दुख है, तो वो दुख है कि आज हमारे साथ वो नेता नहीं रहे जो मुझे राजनीति में लेके आए थे। आज वो अगर होते तो मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी में ही होता। भाई साहब, आपने जो बड़ी भावनात्मक कहानी सुनाई है, निश्चित रूप से एक पिता जो आर्मी में है वो नहीं चाहेगा कि राजनीति की जो गंदा जो एक माहौल है कि उसमें जाके उनके बच्चे भटकें। और कहीं ना कहीं आपने बापट जी का अनुसरण किया। बापट जी, आपको शायद हम आपको बता दें, जिस चुनाव की आप बात कर रहे हो, उस चुनाव में हम भी उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में पहुंचे थे कॉलेज में, और हमने भी वोट आपको दी थी। ये हम आज बताना चाहते हैं। इंदर भैया अध्यक्ष बने थे, वो व्यक्तिगत रूप से सबको जानते थे, काफी अच्छी सोच के वो भी व्यक्ति थे। मतलब ये जानकर आपसे ये जानना चाहते हैं हम, अभी पिछले दिनों आपने एक पत्रकार वार्ता की थी, उस पत्रकार वार्ता में आपने
निर्मला सप्रे जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके दल बदल का विरोध दर्शाया था। आपने कोई रिट पिटीशन भी दायर की है उनके विरोध में, दल बदल कानून को लेके। तो कहीं ना कहीं सब आपका दोहरा मानदंड नहीं है कि एक तरफ आप दल बदल का विरोध कर रहे हो और आप खुद भी भारतीय जनता पार्टी से दल बदल के कांग्रेस में आए हैं। तो इस विषय में मतलब ऐसा लग रहा है आप दोहरे मानदंड को लेकर चल बिल्कुल रहे हैं। राजेश, सही कह रहे हो आप। राजेश जी, कई बार मेरे दिमाग में, जहन में ये चीज आती है और कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया। और मैं आपको बता दूं, उस दिन भी पत्रकार वार्ता जो हो रही थी, तो मैं चाहता था कि कोई पत्रकार इस मुद्दे, इस विषय को लेके मेरे से पूछे, और नहीं पूछता तो मैं इसको भी ध्यान में रख रहा था कि नहीं होता तो मैं स्वयं बताता। लेकिन चूंकि वो पत्रकार वार्ता आप लोगों के कारण इतनी सफल हो गई, नहीं बता पाया, और आज एक अवसर मिला है उस चीज को बताने का। कि आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी जब छोड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, छोटा या बड़ा है, उसने कभी ये नहीं पूछा कि क्या कारण थे कि आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। एक जमाना हुआ करता था राजेश जी, जब भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान जैसे कार्यकर्ताओं को आगे लेके आती थी। और आपने कहा, पहले मैं उस चीज का आपको जवाब दे दूं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी दल बदल के छोड़ी है, तो मेरा आपसे एक स्पष्ट कहना ये है कि लोग सत्ता के साथ जाते हैं। विधायक जी कांग्रेस से चुनाव लड़ी और सरकार भाजपा की आई, तो वो सत्ता के साथ चली। मैं सत्ता छोड़ के कांग्रेस में आया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं दल बदल वाला काम नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था कि विधायक जी चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने दल को बदला, मैंने चुनाव के पहले बदल लिया था और मैं सत्ता में था, तो सत्ता छोड़ के गया। आप चाहते तो नहीं जाते सत्ता, हम तो सत्ता की मलाई हम तो खाते, सत्ता की मलाई। हम बड़े बड़े पदों पे रहे, हमें कोई पहचान की नाम की आवश्यकता तो नहीं थी। लेकिन मैंने केवल आपसे ये कह रहा कि किसी नेता ने ये नहीं पूछा कि आखिर क्या कारण था कि आप पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी सत्ता में। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी वो नहीं बची जो सेंट्रल में सम्माननीय अटल जी और आडवाणी जी जैसों के सिद्धांतों पे चलती हो, प्रदेश में महापुरुष स्वर्गीय कैलाश जोशी और स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी जैसों के मार्गदर्शन में चलने वाली हो, और सागर जिले में स्वर्गीय हन्नाम सिंह राठौर और स्वर्गीय सुधाकर राव बापट जैसे कद्दावर नेताओं की विचारधारा से चलने वाली। आज आप खुद इस चीज को लगा लो, मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं अब भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उन सिद्धांतों पे चल रही जिस सिद्धांतों पे इन महापुरुषों ने उसको स्थापित किया? आज वो त्याग तपस्या वाले जो नेता है, कार्यकर्ता है, कहां है? आर्टिफिशियल है, रेडीमेड बन बन के आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले जाएंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी में अभी इन दिनों जो भीड़ दिखती है वो हमें लगता है कांग्रेस ही, माने कांग्रेस भाजपा का पूरा घालमेल हो चुका है, सब हो चुका है। अब राजनीति में आपको बताएं, एक कहावत यथार्थ सत्य है, राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि आदमी की विचारधारा और सोच, मैं जब तक भारतीय जनता पार्टी में रहा, मैं भारतीय जनता पार्टी में जब कांग्रेस की 10 साल सरकार रही, 2003 से लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहा करते थे, 2093 से लेकर 3 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए इतने आंदोलन, धरना प्रदर्शन किए, चाहे वो विद्युत मंडल का हो, चाहे कुछ हो, अर्थी जुलूस निकालना, करीब 15-17 मुकदमे मेरे ऊपर चले। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, वही मेरी विचारधारा सोच। आज मैं कांग्रेस में आ गया तो कांग्रेस के लिए भी मेरी वही विचारधारा। ऐसा नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं है, मैं तो पात्रता ही नहीं रखता चुनाव लड़ने, लेकिन मैं संघर्ष की मेरी सोच है। और गलत, मैं राजेश जी बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, ना मेरी बुराई महेश राय जी से थी, क्योंकि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, जब महेश राय जी विधायक थे। हाँ भाई साहब, एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे, क्षमा करना। आप महेश राय जी का आपने नाम लिया, हमने आपकी राय जो देखते आ रहे हैं, एक समय ये था आप महेश राय जी का बड़ा जबरदस्त खुला विरोध करने लगे थे। पार्टी में रहते हुए आपने बहुत विरोध किया, और किन मुद्दों पे किया वो अभी हम आपसे जानेंगे। और उसके बाद ऐसी लोगों में जन चर्चा है, ऐसी चर्चा है कि अब आपने महेश राय जी से हाथ मिला लिया है और उनके साथ मिलके आप मतलब वर्तमान में जो अभी आपकी राजनीति चल रही है उनके साथ मिलके चल रही है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, हमें तो आप राजेश जी ये पूछना चाहते हैं
कि प्रदीप राय इतना कमजोर हो गया है कि वो किसी का साथ ले? क्या आपको आज तक की कार्यशैली में लगा है कि हमने किसी से हाथ मिलाया हो? हाथ मिलाने के बहुत बड़े बड़े अवसर आए, बहुत बड़े बड़े पैकेज के अवसर आए। आपको कहीं लगा कि हाथ मिलाने जैसी स्थिति कहीं रहा? जन चर्चा क्या है? ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत भड़ास है जो करते नहीं है, केवल बयानबाजी करते हैं। महेश राय जी से मैं बताऊं, राजेश जी, आपने तो कह दिया कि एक समय में महेश जी के घोर विरोधी थे। आपने ये भी मालूम होगा कि एक समय जी महेश राय जी के हम बहुत बड़े शुभचिंतक थे, और उनको नगर पालिका टिकट में जो हमारी भूमिका रही अध्यक्ष की, आज आप भी महेश राय जी से पूछ लोगे तो वे जी कहेंगे कि नहीं, मैं जब उनके साथ रहा, बहुत लंबे समय तक साथ रहा, तो उस समय हमारे थे। लेकिन वही बात आ गई कि जब हम किसी व्यवस्था के विरोधी हो जाए तो अब व्यक्ति के नहीं है। जब महेश राय जी पद पे थे तो हम उनके विरोधी थे, जब वो गलत चले, गलत किया, तो उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। आज जो पद पे है हम उनके हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक बात ये बताएं राजेश जी, आज का हमने निर्मला सप्रे जी के लिए लगाई है, तो निर्मला जी से हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो आपको कांग्रेस छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अगर आपको लगता था कि बीना के विकास के लिए हमने कांग्रेस छोड़ी है, तो आपको उसी मंच से, जिस मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आपको दुपट्टा पहना रहा था उधर पे राहतगढ़ में, उसी मंच से आपको घोषणा कर देना चाहिए कि आज से मैंने बीना में कांग्रेस पद से चुनाव जीता था, मैं त्याग पत्र देती हूं और जनता के बीना के विकास के लिए मैं फिर से जो है जनता के बीच जाऊंगी। जनता आपको फिर चुन लेती है। विधायक जी का भी एक स्टेटमेंट आया कुछ दिनों पहले, भोपाल में वो थी, तो कुछ बड़े चैनल वालों ने, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने, जब उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी में हो, तो उन्होंने कहा हम जनता के साथ हैं, जनता ने हमें चुना है। दूसरा उन्होंने एक और उत्तर दिया है कि हमने मंत्री पद छोड़ दिया कि बीना के विकास के लिए मंत्री बनाना चाहते थे डॉक्टर मोहन यादव जी। तो उनके इस बयान पे आप कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? देखो राजेश जी, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 32 साल रहा, और मेरी जो नर्सरी राजनीति रही है, छात्र जीवन गया, तो भारतीय जनता पार्टी में रही। भारतीय जनता पार्टी में को और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जितनी मैं बारीकी से, नजदीकी से जानता हूँ, उतना शायद विधायक निर्मला जी नहीं जानती होंगी। उन्हें अभी 2 साल हुए हैं। मैं 32 साल उस संगठन में रहा और मैंने जमीनी स्तर से उस पार्टी के लिए काम किया है, उस पार्टी के विचारधारा से। भारती जी ये कह रहे हैं कि मैं जनता की विधायक हूं। आप, जनता ने आपको चुना तो जनता की तो विधायक, उसमें तो कोई चीज नई तो है नहीं है। कोई जानवरों ने तो चुना नहीं है तो कहते हम जानवरों की विधायक। लेकिन जनता ने आपको किस मैंडेट पे चुना था? आपका चुनाव चिन्ह था क्या? जनता का चुनाव चिन्ह था क्या? वोट तो ने एक तरफ नाम निर्मला सप्रे था, दूसरा हाथ का पंजा था, तो वोट तो आदमी ने पंजा पे दिया था। जब आपने उस संगठन को छोड़ दिया तो आपका दायित्व क्या बनता है कि अब हम जनता से फिर फैसला करा लेंगे? अब आप बताओ कि मैंने वो निर्णय ठीक लिया था कि नहीं। रही बात दूसरी कि वो कह रहे कि मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। अब वो तो ये कहते थे कि मेरे पास तो प्रधानमंत्री का ऑफर था, मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि आप कहो निर्मला जी तो मैं कुर्सी छोड़ देता हूं, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा चिंता है बीना के जनता के विकास की। तो वो तो ये भी कह सकते कि मैंने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। आप एक कॉमन सेंस की बात है, राजनीति में उतना बोलो जितना लोगों को सुनने में अच्छा लगे। अगर आप कोई बात कह रहे हो और आदमी ने कान में उंगली ऐसे करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोगों को पसंद नहीं। इतने सीनियर मोस्ट भारतीय जनता पार्टी में नेता है, 9 बार के विधायक माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय खुरई से विधायक, कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह जी से, फिर आप चलो तो दमोह से इतने सीनियर मोस्ट जैन मलैया जी जैसे, और भी प्रदेश में बहुत सीनियर लोग डले हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं बनाया, नहीं बनाया। अब आप कह रहे हैं कि हमने मंत्री पद छोड़ दिया, तो कोई छोड़ता है कि हम आपसे, आपका मोह उस विधायक पद को छोड़ने का नहीं है। आप कह रहे हैं हमने मंत्री पद, और आपसे बोला किसने था? वो प्रमाण बताओ, वो प्रमाण बताओ लिखित में। आज भी अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैंने ऑफर दिया था आपको मंत्री पद के लिए, आपने उसको नकार दिया, ये सब मिथ्या बातें हैं। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। चलती नहीं रहती है। इस प्रकार के बयानबाजी से आदमी अपने कद का मूल्यांकन जनता से करा देता है कि आपकी जो कद है उस कद के अनुसार आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
ऊंट कितना ही हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही हो जाए, लेकिन शेर के शिकार से तो वो डरता है। आप ऊपर जाके गर्दन नहीं है अपना, वो कर लोगे, चार कर लो। आज आप एक विधायक, विधायक एक गंभीर विषय है, संवैधानिक पद पे बैठे। राजेश जी, हम तो नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे। आज भी अगर हम कहीं बोलते हैं तो हम उतना बोलते हैं कि समाज में कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग ये कहें कि यार ये तो अपनी हैसियत से ज्यादा, अपने कद से ज्यादा बयानबाजी करता है। ये जनता मूल्यांकन करती है, उनको उतना ही बोलना चाहिए। और वो देखो उनके विवेक का काम है, आपने चूंकि वो विषय कर दिया तो अब छेड़ दिया तो अच्छा भाई साहब, एक चीज और अभी जानकारी हमें मिली थी कि आप एक समस्या समाधान सेवा केंद्र चला रहे हैं। समस्या केंद्र नहीं है, हाँ, सेवा समस्या समाधान सेवा। आप अपने कार्यालय में बैठते हो, लोग आते हैं, समस्याएं बताते हैं, आप समस्याओं को सॉल्व करते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए ये आ रही है आपसे पूछने में कि आप राजनीतिक पद पे इस समय पे किसी पद पे नहीं हो, आप कांग्रेस में भी नहीं हो, भाजपा तो आप छोड़ ही चुके हो, सत्ता में भाजपा है। अधिकारी जितने बैठे हैं या जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप लोग अगर आपके पास समस्या लेके आ रहे हैं तो आप उनका समाधान करा कैसे रहे? आपने बिल्कुल सही कहा। हमारा आपसे सर्वप्रथम कहना ये है कि आप एक आध दिन कोई अपनी समस्या जो सत्ता या प्रशासन से जुड़ी हुई वो लेके आइए और उसके समाधान के लिए हमारी कार्यशैली देखिए। हम कहने पे नहीं, करने पे विश्वास रखते हैं। और आपने बिल्कुल अच्छा कहा है कि सत्ता भाजपा की है, प्रशासनिक अधिकारी उनके दबाव में काम करते हैं, उनके सर्वाधिक जनप्रतिनिधि हैं, जनपद हो, नगर पालिका हो, विधायक हो, सांसद हो, सब वो है। लेकिन राजनीति में पद पे रह के काम कराना और बिना पद के रह के काम कराना और बिना सत्ता में रहते काम, हाँ, विपक्ष में रह के, यही तो हम जनता के बीच में दिखाना चाहते हैं और अपनी काबिलियत को, अपना मूल्यांकन को परखते हैं कि वास्तव में अगर हमने इतने संघर्ष के बाद कुछ सीखा है। राजेश जी, मेरा समस्या समाधान सेवा जो निःशुल्क सेवा है, कोई चार्जेस नहीं है। वहां पे हमने अपने 2 एडवोकेट भी रखे हुए हैं। अच्छा। जहां पे कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है, कोई राजस्व से जुड़ा हुआ मैटर हो, पटवारी से जुड़ा हुआ मैटर है, तो वहां पे हमारे वकील जो है ना वो मदद करते हैं उस व्यक्ति के लिए। बाकी शासन की योजनाएं, शासन की योजनाओं का लाभ, शासन की योजनाओं का परिपालन नहीं करने वाले अधिकारियों की शिकायत, और जिस प्रकार से है, और वो कोई भी विभाग हो, नगर पालिका हो, जनपद हो, स्वास्थ्य हो, लोक सेवा केंद्र हो, राजस्व हो, किसी भी विभाग से संबंधित अगर आदमी की कोई समस्या है और छोटे छोटे चीज के लिए बेचारा भटक रहा है और उसको नगर पालिका है और उसको वहां के बाबू अधिकारी सही दिशा और नहीं दे रहे, जैसे किसी का प्रधानमंत्री आवास योजना वाली बात है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में उसको कौन से लाभ, उसको कौन से कागज चाहिए, कौन व्यक्ति उसकी पात्रता रखता है, राशन पर्ची बनना है, तो वो बेचारा जो है कहीं 100 रुपए इसको, कहीं 50 रुपए टाइपिंग वाले को, कहीं ये भटकता रहता है, फिर भगा देते। तो ऐसे वो लोग जो निर्धन है, गरीब है, योजनाओं की जानकारी नहीं रखते, वो भटकते हैं, उनके लिए मैंने जो है ये समस्या समाधान सेवा के नाम से एक कार्य शुरू किया है, क्योंकि राजनीतिक परिवेश से जुड़े हुए हैं। देखो राजेश जी, क्या है, राजनीति के कई प्रकार होते हैं, मगर 2 प्रकार तो स्पष्ट रूप से दिखता है। एक जो केवल चिल्लाता है और चिल्लाने के बाद वो प्रदर्शन करता है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वो जो चिल्लाता नहीं, कहीं ना कहीं हम भी आपके अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र में कुछ चीज चोरी कर रहे हैं, और वो चोरी है आपकी कलम। हम कलम के माध्यम से उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। अगर कोई अधिकारी नहीं है और कोई अधिकारी अधिकार क्षेत्र से हटके कोई कार्य नहीं कर रहा है और जनता को या आम आदमी को परेशान कर रहा है, तो उसकी शिकायत कहां होगी, कैसे होगी, ये हम करते हैं। और अधिकारियों को सुनने की मजबूरी तुम यूं कह रहे हो। और आज तो हम बता दें, कहने में अफसोस होता है कि जितने जनप्रतिनिधि आते हैं, चुन के आ रहे हैं, उसमें 90% से ज्यादा जो है वो राजनीतिक परिवेश से नहीं आते, थोपे हुए आते हैं। उन्हें राजनीतिक अनुभव नहीं रहता, राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहता।
अभी एक घटना हुई जिस दिन हमने पत्रकार वार्ता बुलाई थी, नगर पालिका अध्यक्ष ने हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी। राजेश जी, हम 2099 में जब नगर पालिका उपाध्यक्ष बने तो दयाराम अहरवार जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, कांग्रेस की सरकार थी। इसके पहले भी कई महिलाएं रही, नगर पालिका अध्यक्ष रही, दलित वर्ग के रही। कभी ऐसा नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहा है, आप उस परिवार के मुखिया हैं, आप अध्यक्ष हैं। उस परिवार में 25 पार्षद है, किस दल से कौन पार्षद है ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस वार्ड के मतदाताओं ने किसको उपयुक्त समझ के चुना। आप भी शिवाजी वार्ड से आई थी, आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, आपको बैठाल दिया गया। अगर आपको उधर बैठाल दिया, आप प्रथम नागरिक हैं, आपका परिवार है, अगर पार्षद कोई चीज आप नहीं सुन रही, जब तो वो आवेश में आए ना, हम 5 साल लड़ते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो गया दयाराम जी ने किसी के खिलाफ एफआईआर करा दी। ये आप कौन सी परंपरा डाल रहे? वो नेता प्रतिपक्ष है, अगर आप उसकी बात बैठा के कहते कमरे में नहीं आप सुनो, और आप उसका कोई काम है बंद करा रहे, तो आपको आपका दायित्व बनता है कि डायरेक्ट अधिकारी कर्मचारी से कहने के बजाय उस पार्षद को बुला लो कि नहीं ये ऐसी आपत्ति आ रही है, ये तुम्हारे वार्ड का मामला है, वहां के लोगों को आप कन्विंस कर लो। तो बात केवल ये आ रही है कि अगर कि ऐसी महिला को नगर पालिका अध्यक्ष बैठाल दिया गया है जिसके ना तो कोई राजनीतिक अनुभव है, ना राजनीतिक कोई बैकग्राउंड रहा है, ना दूर दूर तक राजनीतिक से उसको लेना देना रहा, लेकिन अगर आप हो गए तो ये भुगत रहा है बीना की जनता है। मैं यहां किसी का विरोध या पक्षधर नहीं हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष प्रशांत राय अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मैं भी रहा नेता प्रतिपक्ष, इसके नेता प्रतिपक्ष का क्या है, गलत का विरोध करना। तो हमारे एक बार जो सीएम होते हमने उनसे बोला था, बीना नगर पालिका सागर जिले की सबसे ज्यादा राजस्व वसूली करने वाली नगर पालिका है, और हमने तो अपने राजनीतिक जीवन में जो परिषद इस बार आई ऐसी परिषद नहीं देखी। दुख होता। राजेश जी, अगर आप को मैं बताऊं तो कुछ भी कोई भी कहता रहे, परीक्षा तो भगवान राम ने भी सीता की दी थी, कोई दूध का धुला नहीं है। हम भी राजनीति में आए, हमारे ऊपर भी आदमी आरोप लगाते। कई लोग हमसे ये कहते तुम महेश राय से बढ़ गए, तुम इससे उलझ जाते। हम इसलिए है कि ना तो हमारे पास कोई काम धंधा है, कृषि है छोटी सी, ना कभी हम कोई चीज की दलाली करते हैं, ना ठेकेदारी करते हैं, ना हमारे परिवार में कोई ऐसा कि आप हमारे गलत काम है तो हम आपके साथ में भागीदारी करते हैं। सवाल इस चीज के लिए उठता है कि नगर पालिका, बीना नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार वर्तमान में व्याप्त है, उसके संदर्भ में कम से कम गिरी से गिरा हमारी 20 से ज्यादा आरटीआई लगी। एक आरटीआई का जवाब नगर पालिका ने अभी तक नहीं दिया। मतलब ये प्रश्न हम आपसे पूछने वाले थे कि हमें ये जानकारियां मिली थी, आपने आरटीआई बहुत सारी लगाई हैं भ्रष्टाचार को लेके, तो उनमें कौन कौन से मुद्दे ऐसे आपने उठाए हैं जो आप आरटीआई में, भले वो जानकारी नहीं मिली, लेकिन हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने कौन सी जानकारियां मांगी? जानकारी उसमें बहुत है राजेश जी। अब आप अगर हमें पहले बताते हो हम लेके, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे की बात यह है कि नगर पालिका में ऐसे कई कर्मचारी हैं और वो हमने मांगी थी और आपने भी उसको सोशल मीडिया पे डाला था। कई ऐसे नगर पालिका में कर्मचारी हैं जो नगर पालिका में कार्यरत नहीं है और हर महीने अपनी तनख्वाह ली थी। अच्छा। उन कर्मचारियों की हमने पूरी सूची मांगी थी कि नगर पालिका में कितने कर्मचारी अधिकारी हैं, कितने स्थायी हैं, कितने अस्थायी हैं, कितने दैनिक वेतनभोगी हैं, कितने संविदा पे, कितने आउटसोर्सेस पे काम कर रहे हैं, आउटसोर्सेस पे काम करने वाले कितने लोग हैं, उनके नाम उल्लेख। इतने कर्मचारी का भुगतान हो रहा है, वो हो रहा बीना के जनता के करदाताओं से। हम नगर पालिका में जो टैक्स के रूप में पैसे जमा करते हैं उससे भुगतान होता है, और ऐसे 20-25 कर्मचारी हैं जो काम कहीं और भी करते हैं और तनख्वाह नगर पालिका से भी लेते हैं। कहीं और मतलब जनप्रतिनिधियों के यहाँ? जनप्रतिनिधियों के यहाँ तो कर ही रहे हैं, वो तो आप कहो तो हम उनकी आपको वीडियो दे दें, वो तो आप एक परंपरा है तो वो तो छोड़ दो। कई ऐसे हैं जो नगर पालिका में दर्ज हैं और प्राइवेट में काम करने वाले। अब इन लोगों की अगर हमने जानकारी मांगी, भाई हमारा व्यक्तिगत तो नहीं, शासन पे अतिरिक्त बोझ, अगर ये काम नहीं कर रहे तो आप तनख्वाह किस चीज की दे रहे? और अब तो शासन ने भी इन लोगों की सूची मांगी है, अभी जो आया है तो शासन ने मांगी। फिर नगर पालिका में जो लाडली बहना योजना है,
उस लाडली बहना योजना के जो सरकार ने मापदंड रखे हैं, उन मापदंडों के अनुरूप आदमियों के अंदर कार है, ट्रैक्टर है, जमीनें हैं, वो भी उसका लाभ ले रहे हैं, जिनको मिलना चाहिए। हमने आपसे कहा हम व्यवस्थाओं के विरोधी हैं, व्यक्ति के विरोधी नहीं। तो अगर आपको है तो इसकी जानकारी देने में क्या परेशानी है। फिर नई परिषद जब बनी थी 19 जुलाई 2022 को नई परिषद बनी थी, तो 19 जुलाई 2022 से जब रिजल्ट खुले थे, जब से हमने जानकारी, नई परिषद बनी है, किस किस वार्ड में कितने कितने काम हो रहे, कहां कहां काम हो रहे, किस ठेकेदार हो रहे, कितने काम हो रहे। अब आपको एक चीज और बताए, आपके सामने होगा जी, अपन बिलगैया मंदिर है, पूरा प्रशासनिक अमला उस पुलिया पे से निकलता। अब आप ये देख लो उस पुलिया का अभी तक कितना भुगतान हो चुका, आज भी वो पुलिया नहीं थी। सही है। वहां पे हमारे यहाँ के जज महोदय भी निकलते, गर्ल्स कॉलेज उधर से वो निकलती, सर्वोदय चौराहे और महावीर चौराहे सिनेमा थिएटर से जुड़ने वाला वो मेन रोड है, अधिकारी वगैरह निकलते, एसडीएम महोदय निकलते, तहसीलदार महोदय निकलते, सब वर्ग के लोग निकलते, पूरे एडवोकेट निकलते। आप उस पुलिया की आज भी देख लो तो वो एक स्पीड ब्रेकर के रूप में काम कर रहा। अब अगर आप उसकी आरटीआई लगा के अपन ने जानकारी मांगी है कि भाई इस पुलिया पे अभी तक 5 साल 10 साल में जब से रोड बनी कितना खर्च हो गया और आखिर क्या कारण है कि वो पुलिया दुरुस्त नहीं हो पाई, तो ये नगर पालिका में आय का स्रोत बनाने के लिए एक एटीएम टाइप का कर लिया कि ये काम। नगर पालिका में कितने वाहन हैं, अब आपको हम बता दें कि कौन कौन से वाहन में डीजल डल रहा, प्राइवेट वाहनों में डीजल डल रहा है, नगर पालिका से भुगतान हो रहा। अब आपको प्रदीप राय को परेशानी, प्रदीप राय उस संस्था में रहा है, और जब तक हमने अब ऐसी मुद्दों को लेके अगर नेता प्रतिपक्ष की बात मतलब अभी आपने कहा कि नगर पालिका अध्यक्ष को कोई मैंने अनुभव नहीं है, कोई राजनीति, घर से उठा के बिठा दिया, तो जिन लोगों ने बिठाया, जिन लोगों ने, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि नगर पालिका में इस भ्रष्टाचार को रोकें? देखो राजेश जी, आपका कहना सही है, जिन लोगों ने बैठाला है तो जनता ने उन्हें भी बैठा दिया। ये बात तो है कि नहीं है। आप कहते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो रहता। आज हमें प्रसन्नता है, आज हमारे नेता स्वर्गीय सुधाकर राव बाबर जी नहीं रहे, लेकिन आज भी राजेश जी एक बात बताएं, जब राजनीति में वो हमें लेके आए थे तो उनने हमें कुछ सिद्धांत पढ़ाए थे, और आज उन सिद्धांतों पे हमारा हित अहित हमारे परिवार का कितना भी हो जाए, लेकिन हम उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। और उस सिद्धांतों कौन कौन से सिद्धांत हैं? उसमें सब में पहले सिद्धांत उनका राजनीति में ये था, उनका ये कहना था कि प्रदीप, राजनीति में कभी कोई बुलाने आपके घर नहीं आता है, आपको शौक है, आपको खुजली है तो आप राजनीति में आ जाओ, कोई पीले चावल लेके आपके घर नहीं आएगा। लेकिन उस समय वो हमें राजनीति में लेके आए थे, और हमारे पिताजी से उनने गारंटी से मांगा था, और पिताजी ने पूरी जिम्मेदारी से सौंपा। आज दुर्भाग्यवश दोनों नहीं है, अगर दोनों में से कोई एक भी जिंदा होता है तो शायद उस चीज की पुष्टि हो सकती थी। तो अब कोई नहीं है तो आपको तो हमारी बात मानना मजबूरी है। लेकिन वो एक ऐसा पल था कि राजनीति में हमारे पास भी कोई अनुभव नहीं था, और हम एक कोरे पन्ना थे। उस पन्ने पे बापट जी ने, भाऊ साहब ने जो जो लिखा उसके हम परिपालन में काम। सबसे पहला उनका सिद्धांत था कि निर्भीकता राजनीति में बहुत जरूरी है, और निर्भीकता के साथ अगर आपने कहीं कहीं अपनी कायरता दिखा दी तो आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं। दूसरी चीज, जिसके साथ भी रहो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहो। तीसरी चीज, जिस विषय पे तुम किसी अधिकारी से अपनी बात कहने जा रहे हो या जनता की लड़ाई लड़ने जा रहे हो, उस विषय का संपूर्ण ज्ञान होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आधा अधूरा ज्ञान लेके किसी से बहस करना मूर्खता की निशानी। चौथी चीज, आप अपनी सोच और कार्यशैली स्पष्ट रखो। क्या आप अपने दिमाग में सोच रहे हो वो लोगों के दिमाग में भी आना चाहिए। आप लोगों को, आप सोच रहे हैं हम लोगों को मूर्ख बना रहे, नहीं, आप अपने आप में होशियार हो सकते हैं लेकिन सामने वाला मूर्ख नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जो सोच है वो इतनी स्पष्टवादी होना चाहिए कि सामने वाला खुद इस चीज के लिए वो कर ले कि नहीं, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। और निष्ठा, समर्पण भावना, इसका प्रयास करके काम करो। जीवन में संघर्ष करो, सफलता मिले या नहीं मिले, लेकिन जो आपका लक्ष्य है उनका सीधा कहना था। मतलब आपकी बातों के बाद एक प्रश्न और आता है कि बापट जी इतने
वाकई में एक महान नेताओं में से एक थे और उनके आदर्श सिद्धांतों को हमने भी कहीं ना कहीं आत्मसात करने का प्रयास किया था। आ, उनके सुपुत्र हैं संजय बापट जी। वे भी काफी, उनका राजनीति में अच्छी उस समय दखल अंदाजी थी। अब आज वो बिल्कुल किनारे हो गए हैं, राजनीति से किनारे हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वो राजनीतिक शौक तो, क्योंकि एक विरासत में उन्हें, उनकी खून में वो राजनीति है बापट जी वाली, तो वो क्यों आगे नहीं आए? आप या आप जैसे कांग्रेस में आ गए, आप चाहते तो उनके साथ मिलके आगे बढ़ सकते थे। देखो राजेश जी, ये उनका व्यक्तिगत मामला है और किसी के राजनीतिक व्यक्तिगत मामले में तो हम तो कर नहीं सकते हैं। हमने ये कहा है कि वो परिवार, केवल हम उस परिवार से राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं है। आज भाऊ साहब नहीं है क्योंकि वो थे, लेकिन आज जो भी स्थिति परिस्थिति कहीं भी रहती है तो वो परिवार हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से खड़ा हो जाता है। वो नहीं है। अच्छा, अकेला सवाल उनका आपका यार संजय जी का, वो तो हमें नहीं मालूम उनकी राजनीतिक सोच विचार क्या रहा है क्या है, कभी हमारी बात नहीं होती। लेकिन इतना हम जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति को कोई भी आवश्यकता कुछ होती है तो उसमें वो खरे उतरते हैं मदद के लिए। वो ये कभी बात अपना राजनीतिक हिताहित नहीं है, राजनीति में ये उनको बात ज्यादा ये नहीं बात था। सही, ये बात उसमें सही। आप कभी भी देखेंगे तो वो खरे उतरते हैं, जितना उनसे प्रयास बनता है उस आदमी की मदद के लिए। अच्छा भाई साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि राजनीतिक जीवन जो आपका रहा है अभी तक का, उसमें मतलब आदमी को एक सुखद चीज याद रहती है और एक बहुत दुखद। तो ऐसी कोई दो चीजें आपके जीवन में रही हो, जो बहुत सुखद रही हो या बहुत दुखद रही राजनीति में आपने बिल्कुल सही कहा, सबसे बड़ी सुखद चीज जो थी वो थी हमारा 22 फरवरी 1900, नहीं 22 जनवरी 1999 का पल। शाम को लगभग 4:15-20 का रहा होगा, जब हमें नगर पालिका उपाध्यक्ष हो? पद के विजय होने की घोषणा की है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम जैसा एक सामान्य परिवार से व्यक्ति, उपाध्यक्ष पद अपने आप में राजेश जी एक महत्वपूर्ण पद होता है। अध्यक्ष तो आरक्षण के आधार पर निर्वाचित हो जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष उसी को चुना जाता है जो उस पद के लायक, क्योंकि उसे चुने हुए 25 पार्षद चुनते हैं, तो सीनियर मोस्ट के हिसाब से रहा। तो हम तो बहुत आभारी हैं कि बापट जी ने हमें उस लायक समझा था। और वो हमारा इतना था, आप विश्वास नहीं करो कि उस दिन रात में भी हम 2-3 बार सपने मतलब नींद से उठ के हम ये कहते थे कि क्या हम उपाध्यक्ष बने। मतलब कल्पना नहीं थी हमारे लिए, जो प्रसन्न था रही कि मतलब ऐसे में जैसे अटैक जैसी, क्योंकि कल्पना से हम तो पार्षद बन जाए यही बहुत कल्पना करते थे। क्योंकि उस समय जो राजनीति थी वो राजनीति का एक स्तर था। उस समय जो चुन के जनप्रतिनिधि आते थे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे वो बीजेपी से हो, वो जनप्रतिनिधि बहुत प्रभावशाली रहते थे, बड़े बड़े दिग्गज रहते थे, तो वो पार्षद का चुनाव लड़ते थे। अब आज तो तुम देख ही रहे स्थिति परिस्थिति इसलिए जो राजनीति का जो माहौल है ना, वो माहौल जो है ना वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा। लोगों को जनप्रतिनिधियों से एक घृणा टाइप की होने लगी। आप अपन कुछ भी रहे, अकेला कुर्ता पजामा पहन लेना जैसे हमारा तो शौक रहा। सवाल उसके नहीं, सवाल ये कहते हैं कि आप अगर इस पद पे हो तो उस पद का आप निर्वाह कर रहे हैं। ये लोगों के अंदर एक जो चीज है, और उसी चीज के लिए हम कुछ भी नहीं है। तो अब समस्या समाधान सेवा जो अपन ने खोला है वो उसी विषय को लेके है कि हम सुखद पद में। सुखद पल की आपने जान, आपके जीवन का कोई ऐसा दुखद पहलू भी कहीं ना कहीं वो राजनीति में तो रहा हो? कहने में भी राजेश जी बहुत तकलीफ है, क्योंकि दुखद पल तो दुखद ही होता है और लोग ज्यादातर दुखद पल को भूलने का प्रयास करते हैं। और बहुत लंबा समय हो हम गया आपको याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कर रहे हो तो हम बताएंगे। और वो सब में ज्यादा दुखद पल जो रहा है वो हमारा रहा है कि खुरई प्रकरण में हमारा जेल जाना। 1 मई 2022 को सुबह लगभग 7:30-8 बजे के लगभग 60-70 पुलिस की फोर्स घर में आती है और एक आतंकवादी, एक बहुत बड़े अपराधी की तरह वो हमें घर से गिरफ्तार करके ले जाती है। और चूंकि हमें प्रसन्नता इस चीज की है कि वो विषय भी एक राजनीति से जुड़ा हुआ था, किसी अपराध से जुड़ा हुआ नहीं था। हम राजनीति के शिकार थे और उससे उस पल को याद करते हैं और उसको हमें गिरफ्तार कर जो 70 दिन हम जेल रहे। हमने अपने जेल में जो हमने भोगा और जेल के बाहर जो हमारे परिवार ने भोगा। हमारा एक पुत्र एक पुत्री है, हमारी पत्नी है, वो गृहिणी है, ज्यादा कोई चीज में उनको नहीं रहता है, माता पिता है नहीं है,
नहीं तो वो झेलते। तो हमारे परिवार और परिवार के साथ जो हमारे शुभचिंतक परिवार के लोग थे, उनने भी वो कष्ट को झेला। तो ये पल कभी भुलाने वाला नहीं है। हम कितनी कोशिश कर ले कि उसको भूल जाए, लेकिन अब वो घटना एक ऐसी दुखद घटना थी कि राजनीति में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो संघर्ष कर रहे थे, जनता की लड़ाई लड़ने वाली बात थी। इतना बड़ा कोई अपराध तो था नहीं। आज बड़े बड़े अपराधी जो है वो सरेआम घूमते। और 70 दिन का, राजेश जी, 2.5 महीने का समय कम नहीं होता। 2-4 दिन तो सब चलते हैं। और हमें तो क्या है कि 18 में कांग्रेस की सदस्यता ली, और 18 कांग्रेस में सदस्यता के आज बार लड़ाई और संघर्ष ही संघर्ष तो चलता। इतने कांग्रेस के पुराने नेता है, हमें जैसे समझ से कभी 1-2 दिन के लिए भी जेल गए वो कोई। और आपने खुरई वाली बात कही। निश्चित रूप से हमारे कई दर्शक जो राजनीति से इत्तेफाक रखते हैं वो जानते हैं वो पूरा मामला क्या था। हम उस मामले में बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे भाई साहब। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए तो ये फैसला आपने अचानक लिया था, या आपके भीतर कोई लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, या विचारधारा बदलना आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी थी? नहीं राजेश जी, विचारधारा बदलना हमारी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं थी। हम किसी लोभ लालच में नहीं आए। हमने आपसे कहा है कि बिना विधानसभा सीट आरक्षित है, नगरपालिका सीट आरक्षित है, जनपद सीट आरक्षित है। मैं आरक्षण वर्ग से नहीं आता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। तो मेरी कोई चुनाव लड़ने की कोई मंशा तो थी नहीं कि इनको टिकट नहीं दो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ के आ रहे हैं। ये कोई विषय नहीं था। बात केवल ये थी कि जब अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पे कहीं ठेस न लगे और अपन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संगठन में बैठे सत्ता के लोग अपमानित करने लगे, तो फिर उधर पे अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि अब हम, चूंकि 5 जुलाई 2011 को बापट जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके जाने के बाद जितनी राजनीतिक क्षति व्यक्तिगत रूप से मुझे हुई है, मैं समझता हूं किसी को नहीं हुई, क्योंकि सबका सेटलमेंट एडजस्टमेंट हो गया और कर ही नहीं लेते। लेकिन उनके जाने के बाद, क्योंकि वो हमें राजनीति में लेके आए थे और उनने बहुत कम उम्र में मुझे नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाया, और मुझे मालूम है अगर आज वो होते तो मुझे वो और आगे बढ़ाने का प्रयास करते। लेकिन चलो ठीक है, समय परिस्थिति जो वक्त को तय है उस पर समझौता करके चलना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में आने के बाद आपकी कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हुई और कौन सी आदत हो रही है? नहीं, हम कोई उम्मीद आशा लेके नहीं आए थे। हम तो संघर्ष विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपने कहा कि उस समय आपके लिए मतलब वो तवज्जो नहीं दी जा रही थी भाजपा में। हाँ, आप तो वो क्या कांग्रेस में आपको मिली? नहीं, कांग्रेस में तो उससे ज्यादा मिली। कांग्रेस में उससे ज्यादा ये मिली कि 10 साल सरकार रही। 2003 से लेकर माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहा करते थे। 2093 से लेकर 3 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए इतने आंदोलन धरना प्रदर्शन किए, चाहे वो विद्युत मंडल का हो, चाहे कुछ हो, अर्थी जुलूस निकालना, करीब 15-17 मुकदमे मेरे ऊपर चले। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, वही मेरी विचारधारा सोच। आज मैं कांग्रेस में आ गया तो कांग्रेस के लिए भी मेरी कोई विचारधारा। ऐसा नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है, ऐसा नहीं है, मैं तो पात्रता ही नहीं रखता चुनाव लड़ने की। लेकिन मैं संघर्ष की मेरी सोच है। और गलत, मैं राजेश जी बता दूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं। ना मेरी बुराई महेश राय जी से थी, क्योंकि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, जब महेश राय जी विधायक थे। हाँ भाई साहब, 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे, क्षमा करना। आप महेश राय जी का आपने नाम लिया। हमने आपकी राजनीति को शुरू से देखते आ रहे हैं। एक समय ये था आप महेश राय जी का बड़ा जबरदस्त खुला विरोध करने लगे थे। पार्टी में रहते हुए आपने बहुत विरोध किया, और किन मुद्दों पे किया वो अभी हम आपसे जानेंगे। और उसके बाद ऐसी लोगों में ऐसी चर्चा है कि अब आपने महेश राय जी से हाथ मिला लिया है और उनके साथ मिलके आप मतलब वर्तमान में जो अभी आपकी राजनीति चल रही है उनके साथ मिलके चल रही है। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, हमें तो आप राजेश जी ये पूछना चाहते हैं कि प्रदीप राय इतना कमजोर हो गया है कि वो किसी का साथ ले? क्या आपको आज तक की कार्यशैली में लगा है कि हमने किसी से हाथ मिलाया हो? हाथ मिलाने के बहुत बड़े बड़े अवसर आए, बहुत बड़े बड़े पैकेज के अवसर आए। आपको कहीं लगा कि हाथ मिलाने जैसी स्थिति कहीं रहा? जन चर्चा क्या है? ये कुछ लोगों की व्यक्तिगत भड़ास है, जो करते नहीं है, केवल बयानबाजी करते हैं। महेश राय जी से मैं बताऊं राजेश जी, आपने तो कह दिया कि एक समय में महेश जी के घोर विरोधी थे।
आपने ये भी मालूम होगा कि एक समय जी महेश राय जी के हम बहुत बड़े शुभचिंतक थे, और उनको नगर पालिका टिकट में जो हमारी भूमिका रही अध्यक्ष की, आज आप भी महेश राय जी से पूछ लोगे तो वे जी कहेंगे कि नहीं, मैं जब उनके साथ रहा, बहुत लंबे समय तक साथ रहा, तो उस समय हमारे थे। लेकिन वही बात आ गई कि जब हम किसी व्यवस्था के विरोधी हो जाए तो अब व्यक्ति के नहीं है। जब महेश राय जी पद पे थे तो हम उनके विरोधी थे, जब वो गलत चले, गलत किया, तो उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। आज जो पद पे है हम उनके हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आप एक बात ये बताएं राजेश जी, याचिका हमने निर्मला सप्रे जी के लिए लगाई है, तो निर्मला जी से हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। हमारा ये कहना है कि अगर आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था तो आपको कांग्रेस छोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? अगर आपको लगता था कि बीना के विकास के लिए हमने कांग्रेस छोड़ी है, तो आपको उसी मंच से, जिस मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आपको दुपट्टा पहनाना है था उधर पे राहतगढ़ में, उसी मंच से आपको घोषणा कर देना चाहिए कि आज से मैंने बीना में कांग्रेस पद से चुनाव जीता था, मैं त्याग पत्र देती हूं और जनता के बीना के विकास के लिए मैं फिर से जो है जनता के बीच जाऊंगी। जनता आपको फिर चुन लेती है। विधायक जी का भी एक स्टेटमेंट आया है कुछ दिनों पहले, भोपाल में वो थी, तो कुछ बड़े चैनल वालों ने, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने, जब उनसे पूछा गया कि आप किस पार्टी में हो, तो उन्होंने कहा हम जनता के साथ हैं, जनता ने हमें चुना है। दूसरा उन्होंने एक और उत्तर दिया है कि हमने मंत्री पद छोड़ दिया कि बीना के विकास के लिए मंत्री बनाना चाहते थे डॉक्टर मोहन यादव जी। तो उनके इस बयान पे आप कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? देखो राजेश जी, ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी में 32 साल रहा, और मेरी जो नर्सरी राजनीति रही है, छात्र जीवन गया, वो भारतीय जनता पार्टी में रही। भारतीय जनता पार्टी में को और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को जितनी मैं बारीकी से, नजदीकी से जानता हूँ, उतना शायद विधायक निर्मला जी नहीं जानती होंगी। उन्हें अभी 2 साल हुए हैं। मैं 32 साल उस संगठन में रहा और मैंने जमीनी स्तर से उस पार्टी के लिए काम किया है, उस पार्टी के विचारधारा से। भारती जी ये कह रहे हैं कि मैं जनता की विधायक हूं। आप, जनता ने आपको चुना तो जनता की तो विधायक, उसमें तो कोई चीज नई तो है नहीं है। कोई जानवरों ने तो चुना नहीं है तो कहते हम जानवरों की विधायक। लेकिन जनता ने आपको किस मैंडेट पे चुना था? आपका चुनाव चिन्ह था क्या? जनता का चुनाव चिन्ह था क्या? वोट तो ने एक तरफ नाम निर्मला सप्रे था, दूसरा हाथ का पंजा था, तो वोट तो आदमी ने पंजा पे दिया था। जब आपने उस संगठन को छोड़ दिया तो आपका दायित्व क्या बनता है कि अब हम जनता से फिर फैसला करा देंगे? अब आप बताओ कि मैंने वो निर्णय ठीक लिया था कि नहीं। रही बात दूसरी कि वो कह रहे कि मैंने मंत्री पद छोड़ दिया। अब वो तो ये कहते थे कि मेरे पास तो प्रधानमंत्री का ऑफर था, मैंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे थे कि आप कहो निर्मला जी तो मैं कुर्सी छोड़ देता हूं, आप मुख्यमंत्री बन जाओ, क्योंकि आपको ज्यादा चिंता है बीना के जनता के विकास की। तो वो तो ये भी कह सकते कि मैंने मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया। आप, एक कॉमन सेंस की बात है, राजनीति में उतना बोलो जितना लोगों को सुनने में अच्छा लगे। अगर आप कोई बात कह रहे हो और आदमी ने कान में उंगली ऐसे करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि लोगों को पसंद नहीं। इतने सीनियर मोस्ट भारतीय जनता पार्टी में नेता है, 9 बार के विधायक माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय खुरई से विधायक, कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह जी से, फिर आप चलो तो दमोह से इतने सीनियर मोस्ट जैन मलैया जी जैसे, और भी प्रदेश में बहुत सीनियर लोग डले हैं, उन्हें मंत्री पद नहीं बनाया, नहीं दिया, नहीं बनाया। अब आप कह रहे हैं कि हमने मंत्री पद छोड़ दिया, तो कोई छोड़ता है कि हम आपका मोह उस विधायक पद को छोड़ने का नहीं है। आप कह रहे हैं हमने मंत्री पद, और आपसे बोला किसने था? वो प्रमाण बताओ, वो प्रमाण बताओ लिखित में। आज भी अगर कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि मैंने ऑफर दिया था आपको मंत्री पद के लिए, आपने उसको नकार दिया, सब मिथ्या बातें हैं। राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। चलती नहीं रहती है। इस प्रकार के बयानबाजी से आदमी अपने कद का मूल्यांकन जनता से करा देता है कि आपकी जो कद है उस कद के अनुसार आप अपने आप को मेंटेन कर रहे कि नहीं कर रहे। ऊंट कितना ही हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही हो जाए, लेकिन शेर के शिकार से तो वो डरता है। आप ऊपर जाके गर्दन नहीं है अपना वो कर लोगे, चारा कर लो। आज आपका कद, आप एक विधायक एक गंभीर विषय है, संवैधानिक पद पे बैठे। राजेश जी, हम तो नगर पालिका में उपाध्यक्ष रहे। आज भी अगर हम कहीं बोलते हैं तो हम उतना बोलते हैं कि समाज में कहीं ऐसा नहीं हो कि लोग ये कहें कि यार ये तो अपनी हैसियत से ज्यादा,
अपने कद से ज्यादा बयानबाजी करता है। ये जनता मूल्यांकन करती है, उनको उतना ही बोलना चाहिए। और वो देखो उनके विवेक का काम है, आपने चूंकि वो विषय कर दिया तो अब छेड़ दिया तो अच्छा भाई साहब, एक चीज और अभी जानकारी हमें मिली थी कि आप एक समस्या समाधान सेवा केंद्र चला रहे हैं। समस्या केंद्र नहीं है, हाँ सेवा समस्या समाधान सेवा। आप अपने कार्यालय में बैठते हो, लोग आते हैं, समस्याएं बताते हैं, आप समस्याओं को सॉल्व करते हो। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए ये आ रही है आपसे पूछने में कि आप राजनीतिक पद पे इस समय पे किसी पद पे नहीं हो, आप कांग्रेस में भी नहीं हो, भाजपा तो आप छोड़ ही चुके हो, सत्ता में भाजपा है, अधिकारी जितने बैठे हैं या जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आप लोग अगर आपके पास समस्या लेके आ रहे हैं तो आप उनका समाधान करा कैसे रहे? राजेश जी, पहली चीज तो हम समय से संघर्ष चल रहा था या विचारधारा बदलना आपकी कोई राजनीतिक मजबूरी थी? नहीं राजेश जी, विचारधारा बदलना हमारी कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं थी। हम किसी लोभ लालच में नहीं आए। हमने आपसे कहा है कि बीना विधानसभा सीट आरक्षित है, नगरपालिका सीट आरक्षित है, जनपद सीट आरक्षित है। मैं आरक्षण वर्ग से नहीं आता हूँ, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ। तो मेरी कोई चुनाव लड़ने की कोई मंशा तो थी नहीं कि इनको टिकट नहीं दो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ के आ रहे हैं, ये कोई विषय नहीं था। बात केवल ये थी कि जब अपने मान सम्मान और स्वाभिमान पे कहीं ठेस लगने लगे और अपन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संगठन में बैठे सत्ता के लोग अपमानित करने लगे, तो फिर उधर पे अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक मजबूरी हो जाती है कि अब हम, चूंकि 5 जुलाई 2011 को बापट जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनके जाने के बाद जितनी राजनीतिक क्षति व्यक्तिगत रूप से मुझे हुई है, मैं समझता हूं किसी को नहीं हुई, क्योंकि सबका सेटलमेंट एडजस्टमेंट हो गया और कर ही भी लेते। लेकिन उनके जाने के बाद, क्योंकि वो हमें राजनीति में लेके आए थे और उनने बहुत कम उम्र में मुझे नगर पालिका उपाध्यक्ष बनाया, और मुझे मालूम है अगर आज वो होते तो मुझे वो और आगे बढ़ाने का प्रयास करते। लेकिन चलो ठीक है, समय परिस्थिति जो वक्त को तय है उस पर समझौता करके चलना चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में आने के बाद आपकी कौन कौन सी उम्मीदें पूरी हुई और कौन सी आदत हो रही है? नहीं, हम कोई उम्मीद आशा लेके नहीं आए थे, हम तो संघर्ष विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपने कहा कि उस समय आपके लिए मतलब वो तवज्जो नहीं दी जा रही थी भाजपा में। हाँ, आप तो वो क्या कांग्रेस में आपको मिली? नहीं, कांग्रेस में तो उससे ज्यादा मिली। कांग्रेस में उससे ज्यादा ये मिली कि माननीय हमारे पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर जी ने जब चुनाव लड़ा लोकसभा का, और उनने हमें पूरा विश्वास रखा हम पे, उनने पूरी बागडोर दी हमारे लिए। और हम जो है अपने कहना चाहिए शमशाबाद, सिरौन, कुरवाई विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पे हमारी जमीन भी है, उस क्षेत्र की बागडोर उन्होंने रखी। और जहां जहां हमें जरूरत उनको लगी कि यहाँ प्रदीप को करना है, तो पूरा सम्मान जो रहा है उन्हें पूरा सम्मान मिला। तो कांग्रेस में कहीं कोई उस चीज के लिए नहीं है कि, और भाजपा में भी कोई हमें ऐसा नहीं था कि हम कांग्रेस की कोई कहना चाहिए कि भाजपा की विचारधारा हमारी खत्म हो गई थी। भाजपा में कुछ लोगों की कार्यशैली ऐसी हो गई थी, वो कार्यशैली के कारण हमें लगता था कि ये नहीं चाहते कि हम रहे। अब चूंकि हमारे नेता थे नहीं और राजनीति के अलावा हमारा जीवन कुछ बचा नहीं है, सही है। तो अगर हम मान लो पार्ट टाइम राजनीति कर रहे होते, धंधे के हिसाब से कर रहे होते, तो हम अपना धंधा बदल के उनके हमें याद है जहां तक आप बीच में पत्रकारिता में भी आए थे। आपने थोड़ा सा, अशोक भाई साहब जो आपके बड़े भैया हैं, उनके माध्यम से ऐसा पता चला था कि वो चाहते थे कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आ जाएं। नहीं, पत्रकार क्षेत्र में हम आए थे राजेश जी, वो बात आपसे छुपी हुई नहीं है। और न्यूज वर्ल्ड एक जो चैनल था, तो वहाँ के हम ब्यूरो चीफ भी रहे हैं उधर से, और चूंकि भोपाल में थे उस समय, तो हमने जरा कुछ समय के लिए पत्रकारिता भी रखी है। लेकिन पत्रकारिता हमने बताई ना कि आज की जो पत्रकारिता वो हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं बन पाई, तो वो नहीं रहे। क्योंकि हम अगर किसी अधिकारी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो हमारी कोई राजनीतिक शैली से होगी बात, तो वो हमें सूट नहीं हुई, इसलिए ज्यादा दिन हम वो आपके उस परिवार में खप नहीं पाए। चलिए, मतलब ऐसी कौन सी चीज है, जब आप उपाध्यक्ष रहे नगर पालिका के, तो आप कौन से ऐसे काम है जो आप आज गर्व से कह सकते हैं कि ये काम हमने किए, या उस समय कोई ऐसी गलती रही हो जो आपको आज ये राजेश जी काम तो बहुत रहे छोटे छोटे, लेकिन कुछ लोग हमसे कहते हैं, हमें अच्छा लगता है, उस समय वो चलो हम नासमझी में थे, लेकिन आज लोगों को लगता है। आज बीना में आपने देखा होगा कि एक मुद्दा उठता है, बीना में कहीं सुलभ कॉम्प्लेक्स और शौचालय मूत्रालय, बिल्कुल
ये बात नहीं है। आप आए दिन सोशल मीडिया के, उस समय जब हम बने थे तो शिव बाड़ में सुपर मार्केट के बाजार के व्यापारियों के लिए प्रकाश लाज के पीछे हमने एक मूत्रालय बनवाया था। वो आज बना है, उस पर तख्ती भी लगी थी, कुछ असामाजिक विरोधी तत्वों ने फिर उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था। उनको बहुत तकलीफ थी कि ये क्यों उस तख्ती को कर दिया था, चूंकि वो हमारे और विधायक निधि सुधाकर राव बापट जी की निधि से बनाएंगे। आज भी बाजार के वो लोग जो कहते हैं पूरे बाजार में, और उस समय हम उसको शुरुआत करके उसको महिलाओं के लिए अलग और एक सुलभ शौचालय के लिए अलग प्लानिंग थी, लेकिन वो पूरा नहीं बन पाया। लेकिन आज भी बाजार क्षेत्र के कोई लोग हैं तो हमें लोग जब कहते हैं कि भैया कम से कम आपने अपने समय में, जबकि उस समय थे कि एक मूत्रालय बना दिया, भले ही वो छोटा था लेकिन बाकायदा आज भी उस लोगों को जो है उसका लाभ प्राप्त होता है। मतलब आज विधायक जी बोलती हैं कि 127 करोड़ रुपए से अधिक के काम उन्होंने बीना में कराए हैं, स्वीकृत कराए हैं, जो भी किया है, और एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी, मतलब 127 करोड़ और एक सुलभ कॉम्प्लेक्स की कमी। तो आपको लगता नहीं है कि वो विकास कार्य कहीं दिखाई दे रहे हैं धरातल पे? अब राजेश जी, उनकी तो अपन जितनी बात नहीं करो तो ठीक है, आपका कहना सही है। एक बात हम बताएं आपको कि इसके पहले नगर पालिका में जो सीएमओ आई थी सुलेखा जाटव जी, निश्चित रूप से वो बीना के विकास के लिए वो फर्ज निभा रही थी जो एक जनप्रतिनिधि निभाता है। और उस समय हमने उनको एक बीना में, आज जो रेलिंग वगैरह या जो है सब उनकी दे दे, उस समय उनको हमने बीना में एक प्रस्ताव दिया था और उस प्रस्ताव से वो कहना चाहिए मान भी गई थी। उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उस समय प्रशासक था। फिर बाद में नगर पालिका चुनाव हो गए, बात वही आ गई, क्या अनवाहीन जब लोग मुख्य पदों पे बैठ जाए तो परिणाम सामने। हमने उनको ये दिया था कि सुलभ कामले की जो क्षमता है बनाती है, वो केवल नगर पालिका नगर निगम से जमीन के लिए, अधिग्रहण के लिए जमीन मांगती है, बाकी सब वो करते हैं। उसमें कोई फंड नहीं देना पड़ता नगर पालिका को। आपको एक बात बता, वो खुद बनाते हैं, आप केवल जमीन दे दो और केवल उसकी जो वसूली है उससे वो उसको मेंटेन करते हैं। एक एनजीओ है, ठीक है। हमने उनको प्रस्ताव दिया था कि बीना में जितने ब्रिज बन गए, इस ब्रिज के नीचे की जो जमीन, उसमें एक नई बस्ती तरफ के लिए झांसी गेट के हो गया, एक भारत टाकी चौराहे के लिए जो ब्रिज बना है उसके नीचे जमीन आवंटित हो गई, एक आप चलो अस्पताल के सामने सागर गेट के उसके 2-3 और बन गए। अगर आप इनके नीचे जहां पे लोग अतिक्रमण कर रहे, अवैध वाहन रख रहे, घूरे लगा रहे, तो अगर आप वो दे दोगे उनकी जमीन, तो ये प्रस्ताव आपने किसके सामने रखा था? तो सुलेखा जाटव थी जो सीएमओ थी, और उन्होंने माना था और प्रशासक था और उस पर उन्होंने काम भी शुरू कर दिया था। मगर दुर्भाग्य वही, नगर पालिका परिषद बनी, आज निर्णय। अब हम तो अब अगर हम पावर में होते तो ये कह रहे, आपका कहना राजेश जी बहुत है, ये जनता की बहुत मूलभूत सुविधाएं हैं। आज एक आप जो कह रहे हो कि एक किस्सा और हम आपको बता दें, आपने कही नहीं, किस्से तो बहुत होते हैं, घटनाएं और ऐसे अवसर मिलते हैं। हमारे बाजार में डॉक्टर श्याम बिहारी जी का हॉस्पिटल हुआ करता था, अब वो नहीं है। एक समय, उस समय जब हम नगर पालिका में उपाध्यक्ष थे तो उनकी अस्पताल थी, तो 2 महिलाएं आई। तो महिला पीछे से, हमारे 2 दरवाजे, आगे से गेट पीछे, दरवाजे खटखटाए। उस समय मिसेस ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगी, मिसेस ने कहा कि अब चूंकि लोगों का आना जाना था, मिसेस मुझे नहीं पहले क्या है, तो वो कहने लगी हमें थोड़ा सा आपसे काम है। तो हम, मिसेज हमारी जो है, मुझसे ये कहते थे कि घर में जब कोई नहीं रहे ना तो दरवाजे पूरे खोल के बात मत किया करो, कोई कहे हमें अंदर आना है तो मना कर दिया करो, काम बताओ। उस समय ये बहुत इस टाइप से आज भी चलते हैं कि हाँ बोले के। तो वो कहने लगी कि हमें थोड़ा सा अंदर आ जाने दो। उसने क्या काम है, तो मिसेज ने हमें आवाज दे के बुलाया, चूंकि हम घर पे थे। कहने लगे देखो कौन है, कह रहा है कि हमें अंदर आना। तो 2 महिलाएं थी, तो महिलाएं वो झिझक गई हमें देख के। तो हमने उनसे ये पूछा, हमने कि माता जी बताओ, तो हम ये समझे कि ये कोई मतदाता है क्षेत्र के, कोई संस्था। तो वो हिचकिचा के बोली, कहने लगे हमारे लिए थोड़ा सा बाथरूम जाना है। अब वो जो था, अब समझ में नहीं है, तो हमने मिसेस से बोला देख लो क्या कह रही है। वो कह के हम आ गए। तो मिसेस ने बोला कहाँ से, फिर उनने मिसेस से बात की, फिर मिसेस ने हमें बताया कि ये पीछे जो डॉक्टर है इनके इधर आई थी, उधर कोई व्यवस्था नहीं है पूरे बाजार में, अब वो महिलाएं कहाँ जाए। तो अस्पताल के पीछे उनने ये पूछा था कि इधर पे नहीं है, और वो भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं थी, तो उनने केवल ये पूछा था कि इस वार्ड का पार्षद कौन है। अच्छा, तो पार्षद के विश्वास के नाते आई कि जो उनका घर पास में है, तो आ गई। कुछ ऐसी घटनाएं, घटनाएं तो बहुत है, अनंत है, लेकिन वो चीज थी। तो मुझसे जब वो गई तो मैंने मिसेज से बोला जी कौन है, इधर बात हो जाएगी। फिर हमने उनको बोला, उनको पानी वानी पिला दो, चाय वाय का पूछ दो।
हमें गर्व है कि कम से कम इस नाते वो एक हमें एक सुरक्षित जनप्रतिनिधि तो मान रहे हैं। सही है। मतलब आज आप महिला होके और आप उस विश्वास के साथ रहे कि कौन है, क्योंकि वो हमें जानती थी, हम नहीं जानते थे। वो राजीव गांधी बाट तरफ की महिलाएं थी। बाद में उन्होंने बताया कि हम वहां से रहते, डॉक्टर साहब के पास आए थे और उनकी माता जी थी और लड़कियां बहू जो थी। तो बस अब राजनीति में आपका सबसे बड़ा विरोधी कौन रहा है और सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी कौन रहा है? देखो, राजनीति में ना कोई का स्थायी दोस्त होता है ना स्थायी दुश्मन होता है। सही बात है। ये तो यथार्थ। जैसे आपने कह दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि महेश राय जी आज आपके खास है। जब महेश राय जी के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी तो महेश राय के जितने घोर विरोधी थी वो सब हमें खास हो गए। आज हमने निर्मला सप्रे जी के उठाई तो निर्मला सप्रे जी के जितने खिलाफ है वो सब हमें खास हो गए। ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बात और किसी के नहीं है कि हम किसी के कहने पे करने पे नहीं है। हम कर्तव्यवान व्यक्ति हैं। हमें लगा कि ये दल बदल कानून के अंतर्गत गलत है। हमने आपसे फिर कहा कि उनके हटने के बाद हम पात्रता नहीं रख रहे कि हमें विधायक का टिकट मिलेगा। सही है, सही। हमें तो उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हम तो एक वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर कोई संवैधानिक रूप से कानून नियम है और आप उसका परिपालन नहीं कर रहे और आप संवैधानिक रूप से बैठे हैं, तो अगर आप नहीं हट रहे तो आपको हटाना जरूरी है। अब जनता की चाहिए थी, ये जनता ने आपको चुना, तो जनता के बीच में जाओ, परेशानी क्या हो रही? भरोसेमंद साथी कौन है आपके? हमारे सब भरोसेमंद है जो वक्त पे आ जाए। अब उनके नाम नहीं बता रहे, जब हम कष्ट में थे वो एक सूची है। लेकिन तकलीफ इस चीज की है कि जब समय अच्छा था और जिन पर हम बहुत विश्वास करते थे वो उस बुरे समय में खड़े नहीं उतरे। समझ सकते हैं हम आपकी। आप नहीं समझ सकते, वो जो सुन रहे होंगे तो वो भी समझ रहे होंगे। आप समझ सकते हो। ये संदेश हम केवल उन लोगों के लिए कि जिनकी रात को, आधी रात को हम काम आए, वो बुरे वक्त में आपके काम नहीं आए। होता है। अच्छा भाई साहब, सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार आपको ट्रोल भी किया जाता है, विरोध भी होता है, तो आप निजी रूप से उसे कैसे संभालते हैं? नहीं, हम देखते ही नहीं। हमने कहा कि बाबा जी का एक लक्ष्य पे चलो। हाथी, एक कहावत है बहुत बड़ी, आपने देखा हो राजीव जी, जब हम छोटे छोटे थे तो हाथी जब वार्ड में मोहल्ला में घुसता था ना, वो कितना मदमस्त रहता था, अपनी चाल में चलता था। वो जो उनके आगे आगे संत चलते थे वो भी मस्त रहते थे, इस घर से भिक्षा मांगेंगे, इस घर से भिक्षा मांगेंगे। लेकिन मोहल्ले के जो कुत्ते रहते थे उनको कोई लेना देना ना, उन्हें मालूम है कि इस हाथी का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वो अपनी हरकतों से नहीं है, उनका निरंतर भौंकना रहता था, समझ गए, जब तक हाथी वो नदारद नहीं हो जाता। हमें क्या फर्क पड़ रहा? बढ़िया सोच है आपकी। अच्छा, अगर राजनीति में आप नहीं होते तो आप इस समय क्या कर रहे होते यदि नहीं होते? जी, सवाल का जवाब तो हम नहीं दे पा रहे, क्योंकि राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते। आपको एक बात बता, राजनीति में तो हम आए हैं 86 में, और 9 साल राजेश जी आपको बताए हमने शिक्षण कार्य भी किया है, अध्यापक भी रहे। ये हम बिल्कुल क्षमा चाहेंगे, हम भूल गए आपको। जो राजनीति में पुराने लोग माँ साहब बुलाते हैं। माँ साहब हमारा उपनाम है। और आज भी जो है 75-80% लोग जो हैं और हमें माँ साहब के नाम से ही संबोधित करते हैं। और दुर्भाग्य देखो आप इस देश का कि माँ साहब शब्द को इतना कमजोर, असहाय माना जाता है कि अगर आपने किसी से माँ साहब कह दिया तो ये सबसे निर्बल व्यक्ति के रूप में है। और उसका एक कहावत और है कि एक बार हमने उसको भोगा भी है कि हमारे एक कर्मचारी ने कह दिया ये जमीन किसकी है, ये क्या कर रहा है, तो हमने कह दिया माँ साहब की है। कह लगे उसकी मास्टरी आस्टी में सब कर दूंगा, उसको पहुंचाना कर लगे कागज। मेरे एक जमीन का मामला था, जब मैं छोटा था तो उसे नहीं मालूम था, तो एसडीएम आए थे, तो हमारा जो निर्माण कार्य हो रहा था, जमीन थी, पोल्ट्री फार्म खोल रहे थे, तो उसकी पशुओं की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तार की फेंसिंग लगाई जा रही। तो कुरवाई के एसडीएम महोदय बीना आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि इधर पे जो, तो उनको लगा कि अतिक्रमण किया जा रहा, जबकि वो हमारी निजी भूमि। तो हमारा आदमी लगा रहा था, तो उसको बुला के उन्होंने पूछा, कह लगे क्यों ये क्या कर रहा हो, तो हमने साहब लगा रहे। किसकी जमीन? वो माँ साहब की। तो उसको लगा कि हम कोई सरकारी मास्टर है। तो जिस प्रकार से उसने बोला, उस प्रकार से सुबह आके हमें कर्मचारी ने बोला कि हमने तुमने तो नाम नहीं बताया। कह नहीं, हमने नाम नहीं बताया,
कि ये प्रदीप राय की है, वो बीना में रहते हैं। हमने बोला माँ से, तो कहने लगे कहाँ का मास्टर है, कहने लगे उसको बुलाना। दूसरे दिन हम एसडीएम कार्यालय गए थे, तो बात जब हमारी हुई तो वो कहने लगे आपको तो मास्टर बोला था। तो हमने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो अब हमारा उपनाम हम टीचिंग की थी। कहले नहीं, अच्छी अच्छी वार्तालाप हुई वो कोई, लेकिन एक हमें हमें लगा कि एक मास्टर, जबकि इतना समाज में एक बहुत इज्जतदार संबोधित शब्द है, तो आपने मास्टरी क्यों छोड़ दी? अब वो भी इतिहास है। मास टीवी मैनेजमेंट अत्याचार करता था शिक्षकों के साथ। प्राइवेट स्कूल था कोई? स्कूल प्राइवेट था, लेकिन एडेड था, वो सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त था। तो उस समय मास्टरों से जो दस्खत रजिस्टर पे वेतन पे करा कुछ और लिए जाते थे, दिए दिया कुछ और जाता था। तो हमने वही बताया कि हम व्यवस्था और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हैं। तो वो एक बीमारी है, वो तो कहीं भी चले जाए, होती नहीं है। तो वहां पे उन शिक्षकों की लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद वो भी हमारा हाई कोर्ट में केस गया। हाई कोर्ट से जाने के फिर उधर से जो है बापट जी ने कह दिया ये तुम छोड़ो कमाओ। मतलब आप भाजपा में नहीं ले जाएंगे अगर ऑफर आता भी है तो? नहीं, ऑफर बहुत आए, ऑफर आता नहीं है, ऑफर तो बहुत आए, बड़े बड़े ऑफर आए, बड़े बड़े प्रलोभन आए, कल्पना के परे हैं राजेश जी। हम बताएं, चूंकि हम इसलिए ये कहते हैं कि जब तक किसी का चीज का प्रमाण नहीं हो तो उस पर बात करना मूर्खता ही है। बाकी हमें हमें जिस हिसाब से आए, लेकिन हमारा नेचर स्वभाव है, कई लोग जानते हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि हमारे नेचर स्वभाव है कि कोई अगर हम पे दाव खेलता है तो उन्हें मालूम है कि ये व्यक्ति ना झुकेगा ना बिकेगा। राजेश जी, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब ये वो पार्टी नहीं बची जो अटल जी, अडवाणी जी, कैलाश जोशी जी, पटवा जी, सौदागर बापट जी या नाम सिंह लाठौर जैसी स्थिति परिस्थिति वाली बनी। अब आए दिन भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से असंतोष व्याप्त है, और पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता अंदर ही अंदर जो नाराज है, उनको देखकर, और चूंकि हम रहे हैं, हमारे परिवार के सदस्य भी हैं, आज वार्तालाप तो होती है। राजनीति में ऐसा तो है नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। दुश्मनी, राजनीति, विचारधारा एक अलग चीज, लेकिन उनसे बात होती है, और जब वो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो हमें अंदर अंदर बहुत खुशी होती है कि हम सही जगह। हमें खुरई विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, आपको बताया, विधानसभा वहां पे हम इलेक्शन एजेंट बनाए। कमलनाथ जी ने पूरा विश्वास जमाया। जहां पे कोई आदमी खड़े होने तैयार नहीं था, वहां पे हम छाती अड़ा के खड़े हुए। तो ये केवल निष्ठा विश्वास की बात है ना। और वहां पे खरीद फरोख्त ये सब बहुत छोटी चीजें थी, लेकिन उस व्यक्ति, उस प्रत्याशी के लिए, मेरी बहन रक्षा राजपूत के लिए जितना हमसे बना था, और वो भी ये कहती है कि मेरा सगा भाई इतना नहीं करेगा जितना आपने किया। तो समय वक्त निकल गया, लेकिन हमारे ऊपर पूरे चुनाव में कोई कुरई में उंगली नहीं उठा पाया आज भी। तो हमारी अगर पहचान है तो हम ये चाहते हैं हमारे बाद हमारी पीढ़ी को भी कोई ये नहीं कहे, बच्चे को भी नहीं कहे, वो तो खैर राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन ये कलंक हम अपने सिर पर नहीं लगाना चाहते कि कल को कोई ये कहे कि जब मुद्दा उठाया तो ये सौदा कर। बहुत बढ़िया। मतलब अंतिम प्रश्न है आपसे कि आपको कौन सी बात से ज्यादा गुस्सा आता है, जो आज का सिस्टम चल रहा है उससे, मीडिया से, या फिर जनता से? सिस्टम से। सिस्टम से कैसे? अब सिस्टम यही है, हमने कहा है कि हम तो व्यवस्था विरोधी हैं। अगर मान लो कोई काम आपके अधीनस्थ होने का है और आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आप सिस्टम खराब कर रहे हो। आज स्थिति हम आपसे ये कह रहे हैं कि आज बीना के अंदर, राजेश जी, हम आपको एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहते हैं कि आपने भी देखा है बापट जी का वो शासन जो था, प्रशासनिक जो क्षमता थी, जो लोग याद करते हैं, हमें अच्छे से मालूम, जब वो परिवहन मंत्री बने थे तो शहर के अंदर जितनी भी पुलिस फोर्स रहती थी सब टोपी लगाए रहती थी। आज आपको किसी सफाई के पास टोपी दिखती है? कुछ दिन तक हमने कंधे पे देखी, कुछ समय तक कमर में भी देखी। हम आपसे कह रहे हैं आप देख लो, तो आप इसको क्या मान रहे हो? वो जो कानून का पाठ पढ़ा रहे, केवल यूनिफॉर्म पहन लेना महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी यूनिफॉर्म को करना। तो आप बताओ ना, ये मतलब अब इसके लिए आज जिस विभाग में भी, चाहे वो नगर पालिका का सीएम हो, चाहे जनपद का सीओ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग अस्पताल का सीएमएचओ हो, या तहसील के तहसीलदार महोदय हो, एसडीएम महोदय हो, हर विभाग में जो बैठे, आपको लगता है कि वास्तव में ये अपना कार्य, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभा रहे? इसका जिम्मेदार कौन है? वहां का जनप्रतिनिधि। जब बापट जी थे तो किसी पटवारी की मजाल नहीं होती थी कि वो 100-200 रुपए मांगे। अब आज हम देख लो, हमें आप कह रहे हैं ना आरटीआई से, हमारे पास इतने ऑडियो और वीडियो हैं
हम किसी अधिकारी या कर्मचारी का अहित नहीं चाहते, हम आपको बताएं। और हमारा कहने का मतलब केवल ये है कि जो समस्या समाधान सेवा अपन ने खोला है, तो हम उस अधिकारी या कर्मचारी ये कहते हैं कि नियम अनुसार ये काम करना आपकी ड्यूटी है, नहीं कर रहे तो बात ठीक है, फिर देखते हैं। अंतिम प्रश्न है आपसे कि आगामी जो चुनाव होंगे या आगामी समय की जो राजनीति है अगले 5 साल की, उस राजनीति में आप अपने आप को कहाँ पाना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? राजेश जी, हम तो जहां हैं बहुत संतुष्ट हैं। आगे अगर कहीं कोई अवसर संगठन देता है, जनता देती है, और जनता को लगता है कि ये व्यक्ति एक बार फिर स्वर्गीय सुधाकर राव बापट की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ेंगे और जनता अवसर देगी, तो हम खड़े हैं। नहीं भी हैं तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। आगे अगर मान लो किसी पद पे बैठाल के आधिकारिक रूप से अगर हमें अवसर मिलेगा काम करने का, तो हम ये चाहते फिर कार्य करने का तरीका क्या है, कार्य होते कैसे हैं, वो हम ये चाहते कि एक बार हमारी इच्छा है कि जब हम उपाध्यक्ष बने थे, जब हम नादान थे, 26 साल पुरानी, 26 साल पहले हमारी क्या उम्र है, लेकिन खुशी इस चीज है कि उन 5 सालों में जो हमने सीखा जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष रह के, उन 5 सालों में जो राजनीति सीखी है वो आज तक हमारे काम आ रही है। और अब 26 सालों में उसके बाद तो बहुत अच्छे बुरे अवसर सब आए, जेल गए, बाहर आए, पार्टी बदली, राजनीतिक अनुभव, जेल जाने का अनुभव, दोनों पार्टी नेता का जितना अनुभव है, नेताओं के सारे अनुभव आपके पास आ नहीं, सारे तो खैर कभी कोई के पास आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन एक क्षेत्रीय वातावरण जो हमारा बीना विधानसभा है, वहां के लोग क्या चाहते हैं, वहां की जनता की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं क्या है, और इतनी राजनीति छोटी छोटी समस्याएं हैं जो एक फोन पे हल हो सकती। अभी आपने कहा था 176-73 करोड़ का कितना आपने बताया है, 127 करोड़, और एक छोटी छोटी मूलभूत समस्या है कि कहीं सुलभ शौचालय जी नहीं है। 127 करोड़ रुपए तो हम ये कह रहे हैं वो कहाँ कहाँ हमने काम किए हैं, एक अपना पूरा पर्चा बनाएं और आम जनता के बीच में बताएं। हम तो खुद चाहते, और नहीं लगे कि केवल कहने से थोड़ी ना जनता मान जाए। 127 करोड़ की राशि आप समझ रहे ना क्या कहलाती है? 127 करोड़ की राशि जो है वो किन पंचायतों में हो रही, किस वार्ड में हो रही, कौन ठेकेदार किया जा रहा, उसकी पारदर्शिता जरूरी है, कहना जरूरी नहीं है। और आप कहोगे तो आगे आएगा उस चीज के लिए। अभी तो लड़ाई उसी की है। और आप ये कहो कि बीना को हम जिला बना देंगे, हमने 30-27 करोड़ के ये कहे, ये सब चीजें जनता स्वीकार है सुनने के लिए, लेकिन आप जनता के बीच में विश्वास मत करने के लिए आपको तो कह देना चाहिए कि नहीं नहीं, हम तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, 127 करोड़ को ये काम है, बीना को जिला क्या, बीना की तो राजधानी बन जाए, हम कह रहे दिल्ली की जगह बीना। चाहती है जनता, कौन नहीं चाहती बीना की जनता? विकास में कौन वादा हो रहा, लेकिन वादा खिलाफी से लोग चिढ़ते हैं। हाँ बस। तो भाई साहब, अब हम अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो तो आप आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से दे सकते हैं। नहीं, हम अपने बीना विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जागरूक लोग हैं, हमारे बुजुर्ग पिता समान माताएं बहनें हैं, मेरे छोटे बड़े जितने भी बच्चे हैं, भाई हैं, उन सबको केवल हम एक संदेश केवल ये देना चाहते हैं कि राजनीति में जो एक घृणित वातावरण निर्मित हो गया है, राजनीति को जो एक आम आदमी, हर नेता को एक नफरत की दृष्टि से देखने लगा है, और जो पद की पूजा करने लगा है। पूजा व्यक्तित्व की होना चाहिए। आज पद पे जो है उसके आप चरण वंदना कर रहे, पैर छू रहे, स्वागत कर रहे, सम्मान कर रहे, कल जो हट जाता है आप पूछते ही नहीं हो, तो आपने तो उस पद की पूजा करी। आदमी का व्यक्तित्व होना चाहिए, वो पद पे रहे या नहीं रहे, उसकी पूजा हो, उसका मान करो तो ठीक है। दूसरी चीज, जो एक नफरत की राजनीति निर्मित हो गई है, अपन को इससे दूर रहना चाहिए, और अच्छे लोग अच्छे ही रहते हैं, और कंधा तो देखो चार सबको लगता है, चाहे वो संत हो चाहे वो फकीर हो, अंतिम समय में जाना सबको वही है, चाहे आप पैसे वाले हो चाहे आप भिखारी हो, निर्णय अंतिम जो है वो। लेकिन वक्त के साथ अपने आप को ढाल लेना और वक्त के साथ संघर्ष करके अपने आप को निखार देना, ये दोनों अलग अलग है। आपके लिए जो उचित लगे, अच्छा लगे, करो,
गलत गलत होता है। आप थोड़ा सा डर सकते हो, आपको भयभीत किया जा सकता है, प्रलोभन में लिया जा सकता है, लेकिन आपका मन ये कहता है कि नहीं यार, इसने हमें डरा दिया है, हम क्या करें, या इसने हमें खरीद लिया है, क्या करें। गलत का विरोध खुल के करो, कोई कोई परेशानी नहीं। आप अपना कमा रहे, अपना खा रहे हो, और जो नफरत राजनीति में, उससे दूर रहो। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आपने जो बात कही कि नफरत जो राजनीति में फैल रही है उससे दूर रहें और जनता जागरूक भी बने, ऐसा भी आपका संदेश है। तो ये थे प्रदीप राय, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष और एक प्रखर वक्ता की इन्हें उपाधि पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। बहुत अच्छा बोलते हैं। आज हमने जो भी इनसे बात की, इन बातों के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इनके बारे में यही कह सकते हैं कि अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं हम, अपनी हिम्मत पे उड़ने के कायल हैं हम, मौसमी हवाओं के सहारे नहीं, रुख हवाओं के बदले हैं हमने सदा, हम परिंदे हवाओं से हारे नहीं। ये वही परिंदे हैं जो हवाओं से नहीं हारे। भाई साहब, आप आए, बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जीवन के उन हिस्सों को भी उजागर करने का मौका दिया, उस चीजों का स्मरण करने का अवसर दिया जो शायद हम भूल जाते, लेकिन आज फिर से वो तरोताजा हो गई और लंबे समय तक रहेंगी। राजनीतिक जीवन में घटनाएं तो बहुत घटी हैं और आगे भी घटती रहेगी राजेश जी, और आप इसी पथ पे चलते रहे। बहुत लंबे समय से आपका प्रयास था मुझे बुलाने का स्टूडियो में, और मैं शायद उसको नकारता रहा, इसलिए कि जिस प्रकार से आजकल मीडिया, आपने पहले ही कह दिया था, मुझे किसी से कोई घृणा है या किसी से कोई आपत्ति है या किसी से कोई नाराजगी नहीं है राजेश जी। मैं तो केवल सत्यता, उस समय परिस्थिति, वो व्यवस्थाओं के साथ चलने वाला हूं। आप जब गलत करोगे तो मैं आपके स्टूडियो पे आके भी ये कह दूंगा राजेश जी इस जगह आप गलत। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद भाई साहब। तो ये थे प्रदीप राय। आपको यदि हमारा आज का पॉडकास्ट शो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हम वाकई में जमीन से जुड़ी हस्तियों के साथ बात कर रहे हैं, तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।